ये आपका क्लास 7 के अंतर्गत ईवीएस का 1.5 लेसन पर्यावरण के मित्र ऊर्जा का उपयोग। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है कि विभिन्न प्रकार की जो शक्ति है और उनका जो स्रोत है एवं दैनिक जीवन में उनके जो प्रयोग के संबंध में आपकी एक स्पष्ट धारणा अब तक बन गई है। हमारे जीवन यापन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऊर्जा पर ही निर्भर करता है और यहाँ बताया गया है कि विभिन्न ऊर्जा के बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जो भी होगा। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तुम्हारा बॉक्स में देखो बीच में क्या लिखा है, ताप ऊर्जा का उपयोग। यानी ताप ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वही बतलाया गया। ये है ताप ऊर्जा। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि ताप ऊर्जा का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो ये जो चार्ट बना हुआ है यही सब अगर लिख देती हो तो काम बन जाएगा। तो जैसे दिया है पहला, मिट्टी के बर्तन बनाने में, अगर मिट्टी का जो भी बर्तन होगा उनको आखिर पकाने में कह सकते हैं या बनाने में कहें तो भी उपयोग होता है ताप ऊर्जा। खाना बनाने में भी आपका ताप ऊर्जा। साथ ही साथ कहा जाए तो विद्युत उत्पादन में, यानी जैसे कोयले को जलाना यानी उससे ताप मिलेगा और जितना ताप मिलेगा उससे समझो कि उतना ही एक तरह से बिजली उत्पन्न हो सकता है। तो ताप ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। उससे भी मस्त दिया गया है कि लोहागार में लोहा को पीटकर अपने विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में, यानी कि जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं कि लोहागार में लोहा को पीटकर विभिन्न प्रकार के जो औजार बनाते हैं, यानी कि ताप के द्वारा लोहा को पिघलाया जाता है और उसके बाद उसको विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते हैं या विभिन्न तरह के उसको रूप प्रकट किए जाते हैं। उसके आगे देखिएगा तो आपका दिया है कि ऑपरेशन से पहले चाकू, कैंची और कीटाणु मुक्त करने में, यानी कि कहा गया है कि जब भी ऑपरेशन कहीं पर हॉस्पिटल में या कहीं भी हो तो बताया जाता है कि जो चाकू या कैंची का जो उपयोग किया जाता है उससे पहले क्या किया जाता है कि उसको ताप पर, मतलब कि एक तरह से उसको गर्म कर दिया जाता है, यानी उसको ताप दिया जाता है जिससे कि उसके ऊपर जो भी कीटाणु होंगे, जीवाणु होंगे, ये सारे मर जाएं और उसके बाद जो ऑपरेशन हो वो कीटाणु मुक्त हो सके। नहीं तो हो सकता है कहीं वो कीटाणु वो ऑपरेशन के जो इसका हो रहा है उसके शरीर में वो प्रवेश ना कर जाए। अगला दिया है कि कपड़े को इस्त्री करने में भी, हाँ, एक तरह से कहा जाए तो आपके कोयला को भी गर्म करके ताप उत्पन्न करके एक तरह से कहा जाए तो इस्त्री किया जाता है। नहीं तो और आगे दिया है स्टीम इंजन चलाने में। गदर फिल्म देख सकती हो, गदर फिल्म में दिखलाता है कि जितना कोयला एक तरह से उस ट्रेन में डाला जाता है उतना ही वो ट्रेन और तेज़ी से चलने लगता है, यानी वहाँ पर भी स्टीम उत्पन्न करने में। साथ ही साथ कहा जाए तो ईंट बनाने में भी ताप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे उसके अगले पेज पर जाइएगा, पेज नंबर 64 पर, तो यहाँ पर भी आपको अब देखने को मिलेगा कि आखिर बिजली का क्या क्या उपयोग है या बिजली का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो दिया गया है कि बिजली का जो आजकल उपयोग है ना, वो कल कारखानों में मशीन चलाने के लिए, जितने भी कल कारखाने होंगे जहाँ पर भी मशीन लगा होगा वो सारे मशीन अधिकतर आजकल बिजली से ही तो चलते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारे घर में जो बत्ती चलता है उसमें भी एक तरह से कहा जाए तो बिजली का ही उपयोग होता होगा। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर चलते हैं ऑफिस में हो, घर में हो, चाहे कहीं भी हो, ये सारे कंप्यूटर भी एक तरह से उनको चलाने के लिए बिजली का ही उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि पंप चलाने में भी, जो बोरिंग कहा जाए, जो खेतों में पानी पटाने काम आता है, तो पंप चलाने में, माइक बनाने में, एक्सरे करने में, एक्सरे किरण जो होता है एक्सरे, तो एक्सरे करने में भी एक तरह से कहा जाए तो बिजली का। जाओगे कहीं हॉस्पिटल में एक्सरे कराने तो जब तक मानो बिजली नहीं तब तक एक्सरे नहीं। और बताया जाता है मेट्रो रेल चलाने में भी तो बिजली का उपयोग होता है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो सबसे मस्त कि तुम्हारा जो ये मोबाइल फ़ोन है उसकी बैटरी चार्ज करने में भी तो बिजली का ही उपयोग होने लगा है। वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन को भी एक तरह से कहा जाए तो बिजली के द्वारा ही संचालित किया जाता है। उसके साथ ही साथ दिया है कि ट्राम चलाने में, जो कि कलकत्ता में एक तरह से देखने को आपको मिलेगा,
आगे दिया गया है कि बिजली का और भी बहुत सारा जो उपयोग है आप जानते ही होंगे, उसे ऊपर के खाली घरों में आप लिख लीजिएगा। और नीचे हम लोग द्वारा प्रचलित एक ज्वलनशील जीवाश्म का अन्य कोई उपयोग आपको अगर याद हो तो रिक्त स्थानों में भरने का कोशिश कीजिएगा। जीवाश्म किसको कहते हैं? तो जीव जंतुओं के जो अंश से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जीव जंतु के अंश से ही प्राप्त है, इसीलिए इसको जीवाश्म बोला गया है। ठीक। और ज्वलनशील यानी कि जलने में काम आते हैं, इनके जलने से ताप की प्राप्ति होती है। पेट्रोल जले, कोयला जले, चाहे डीजल जले, इन सभी के जलने से आपको ताप की प्राप्ति होगी। यहाँ दिया है नीचे में, आप देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल, किरासन के तेल जैसे जीवाश्म से पाई जाने वाली ऊर्जा का क्या उपयोग है। तो यहाँ बताया जाता है कि जनरेटर चलाने में, पावर का टीला चलाने में, जो बड़े बड़े लॉन्च होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उन सभी को चलाने में या तो पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जैसे जीवाश्म का ही उपयोग किया जाता होगा। आगे आइएगा तो देखिएगा पेज नंबर 65 में कि इसी तरह के और भी कुछ उदाहरण हैं जो आपको अनुभव दे सकते हैं। और इस प्रकार के प्रचलित ऊर्जा, प्रचलित उन्हीं को कहेंगे जो कई वर्षों से जिनका उपयोग किया जाता आ रहा है और यह आवश्यकता हर वर्ष एक जैसा ही रहता है। जैसे दिया है, एकदम नहीं बल्कि एक दिन किसी इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या का विस्तार और दूसरे कारणों में नगरीकरण और यंत्र निर्भर सहायता। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि, ये भी हमने अपना 20 सेक्शन में लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन यही बन सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम होते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। ज़्यादा यहाँ पर लोग हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हो सकता है ज़्यादा जगह लगे, ज़्यादा एक तरह से हमें और भी व्यवस्था करना पड़े। तो ऐसे यहाँ बोला जनसंख्या वृद्धि से अधिक खाद्य उत्पादन करना, खाद्य मतलब भोजन, जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा खाद्य की व्यवस्था करना पड़ेगा। अधिक घर का भी निर्माण करना पड़ेगा, जब लोग ज़्यादा है तो उनको रहने के लिए घर का भी निर्माण अधिक करना पड़ेगा। यहाँ तक कि परिवहन, जब लोग ज़्यादा तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यातायात के जो साधन है उनकी भी व्यवस्था आपको ज़्यादा करना होगा। इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा ही चाहिए और इस शक्ति के प्रधान प्राकृतिक स्रोत के रूप में हमने क्या चुना है उसी को हम लोग नीचे देखेंगे। तो ज़मीन के नीचे रहने वाले जो ज्वलनशील भंडार, जो सभी जीवाश्म ही ज्वलनशील है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ज़मीन के नीचे जितना भी ज्वलनशील जिसको जलने से ताप की प्राप्ति हो, चाहे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो ये सभी मतलब सिंपल भाषा में आप याद रखिए कोयला और पेट्रोल, काहे कि ये सब धरती के नीचे आपका पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने वाला। धरती के नीचे से निकलता है पेट्रोलियम, एगो चीज़, और उसी पेट्रोलियम को जैसे धरती से बाहर लाया जाएगा तो उसको रिफाइन यानी कि शोध करके, मतलब उसको शुद्धिकरण करके अब उससे पेट्रोल, डीजल, मोबिल, किरोसिन ये सब बनाए। यानी धरती से निकलेगा एक ही चीज़ पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से ये सब चीज़ें उत्पन्न किया जाता है। तो हमने सिर्फ बताया धरती के अंदर से कोयला बोल दिए, पेट्रोलियम बोल दिए, और इन सभी को जलाकर आपको ज्वलनशील मतलब की प्राप्ति होगी और इन ज्वलनशील जीवाश्म को जलाकर विद्युत को तैयार किया जाता है। हमारे राज्य में या देश में विद्युत उत्पादन का अधिकांश भाग कोयला को जलाकर उत्पन्न किया जाता है। यानी हमारे देश में कहो या हमारे राज्य में कहो, ज़्यादातर अगर तुमको बिजली चाहिए ना तो उस बिजली को उत्पन्न करने के लिए कोयला को जलाया जाता है। बगल में तो है, एक तरह से कहा जाए तो रानीगंज। सोचकर देखिए ना, 100 से लेकर 150 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, इसीलिए परिवहन, विद्युत का उपयोग और यंत्रों का उपयोग कितना कम था। आज से 100 या 150 साल पहले जनसंख्या कम तो परिवहन भी कम, यहाँ तक कि लोग बिजली का उपयोग भी करते थे कम, यहाँ तक कि यंत्र का भी उपयोग होता था कम। पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ही एक तरह से कहा जाए तो परिवहन के जो स्रोत है वो भी बढ़ रहे हैं। यानी कि कारों की संख्या देखना, आज हर घर में एक तरह से कहा जाए तो
ये परिवहन के सुविधा आ गया है। भले अब कोई कम ले, ज़्यादा ले, किसी में ज़्यादा तो किसी कम, यानी हर घर में देखने को मिल गया है। प्राचीन समय ग्रामीण लोगों का जीवन यहाँ दिखलाया गया। वो पिक्चर नीचे दिया गया है, उस पिक्चर को देखने से ही आपको पता चलेगा कि प्राचीन समय में गाँव के लोगों का जीवन कैसा था। देखो एकदम कितना हरा भरा दिख रहा है, खाली मैदान जैसा। और वही वर्तमान समय में शहरी लोगों के जीवन का दृश्य दिखाया गया है कि कहीं पर दिख ही नहीं रहा है कि जगह खाली हो, और हर तरफ एक तरफ से ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और एक तरह से कहा जाए तो कल कारखानों से, चिमनी से जो धुएं निकल रहे हैं, ये सभी दिखलाया गया है दूसरे पिक्चर में। लेकिन ज़मीन के नीचे जो ये प्राकृतिक संपदा है, ये ज्वलनशील जीवाश्म, धरती के नीचे जो भी प्राकृतिक संपदा, ठीक, और ये बताया गया जो संपदा है, रिसोर्स है, संपदा मतलब रिसोर्स, जिसका उपयोग तुम अपने दैनिक जीवन में कर सकती हो। तो बताया जाता है कि ये जो संपदा है, ये सभी ज्वलनशील है, यानी ये सब जलने के काम में आते हैं। क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा? काहे नहीं होगा? ऐसा बहुत सारा चीज़, जैसे कोयला ही कब तक चलेगा? एक ना एक दिन इनको ख़त्म होगा ही, अगर हम लोग अनाधुन इसका उपयोग करते रहे तब। इसलिए बताया जाता है कि जिनको लगता है कि हाँ ये ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको अपने आने वाली पीढ़ी को मतलब कि दिखलाने के लिए उनका उपयोग कम करना चाहिए। जैसे कि मानो कि अब हम अपने बाल बच्चों को कैसे दिखाएंगे कोयला का क्या रंग होता था, कोयला कैसे होता था, तो थोड़ा कोयला का उपयोग कम कीजिए। और जो एक तरह से कहा जाए तो अप्रचलित शक्ति है, जो अभी नया नया मार्केट में भी आया, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो इन सब ऊर्जा के ऊपर तनी आप ज़्यादातर मतलब उसके ऊपर निर्भर हो जाइए। जैसे आजकल ज़्यादातर कोयला को छोड़कर, पानी को छोड़कर लोग ज़्यादातर सौर पैनल के ऊपर निर्भर हो जा रहे हैं। सब लोग कर जाए, चलो सौर पैनल लगा लेते हैं, आराम से बिजली मिलेगा, सारा काम हो जाए, यहाँ तक कि तुम्हारा कोयला भी बच जाएगा। इस कोयले से ज्वलनशील तेल बनाने में कितने करोड़ वर्ष का समय लगा होगा, बता सकते हो? कोयले से बोल रहा है, किताबों में लिखा। जितना समय इस संपदा को बनाने में लगा है, उससे बहुत कम समय में लोगों ने उसके अधिकांश हिस्से को खर्च किया। अब सोचो ना, जितना समय इस संपदा को, यानी कि कोयला से बताया जाता है कि जो भी कोयला को बनाने में या उस ज्वलनशील पदार्थ को बनाने में जितना समय लगा है, उससे बहुत कम समय में लोग उसका अधिकांश हिस्सा को खर्च कर दिया। यानी समझो कि खाना बनाने में तुमको कम से कम 1 घंटा, और खाने में लोग आधे घंटा में ही पूरा जितना खाना उसका अधिकांश हिस्सा खा गए। अजीब लग जाता है, बनाने में मेहनत लगा इतना, खाने में बस आधो घंटा लगा। तो ऐसे बताया गया है कि इस कोयले को या और भी जो ज्वलनशील पदार्थ है, उन सभी को बनाने में बताया जाता है कि कई वर्ष लग गए, और खर्च करने में उसका अधिकांश हिस्सा समझो कि कम ही समय में खर्च हो गया। और इस तरह एक दिन ज़मीन के नीचे ये जो दबा कोयला है या ये जो खनिज तेल का भंडार है, एक दिन ज़रूर समाप्त हो जाएगा। क्या आप जानते हो कि ज़मीन की खुदाई कर पेट्रोलियम का सबसे पहला उत्पादन 1859 में अमेरिका महादेश में शुरू हुआ था? यानी पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम को धरती से निकालने का सबसे पहला काम 1859 में अमेरिका में शुरू हुआ। और इस ज्वलनशील जीवाश्म का उपयोग जितना बढ़ा है, उसी अनुपात में पर्यावरण में उसके जलने से पर्याप्त पदार्थों का हानिकारक प्रभाव भी, यानी जितना ज़्यादा एक तरह से ये ज्वलनशील जीवाश्म का लोग उपयोग करें, उतना ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ हमारे पर्यावरण में भर भी रहा है। तुम जितना एक तरह से कोयला जलाओ, तुम जितना एक तरह से पेट्रोल डीजल जलाओ, जितना जलाओगी तो एक तरफ से तुम जला रही हो, और दूसरे तरफ से हम लोग समझो कि मौत के एकदम किनारे जा रहे, मौत के मुंह में जा रहे, यानी कि इनसे एक तरह से इनकी जो हानिकारक गैस है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही। इस तरह ज्वलनशील पदार्थों के अधिकांश उपयोग से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, उसमें कुछ आपने आसपास में आप चर्चा करके लिखिएगा। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? इस समय जिन प्रचलित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, क्या उनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए? प्रचलित में जो पहले समय से चलता चला आ रहा है। हमारा नीचे दिया हुआ कुछ कार्य है, जैसे कि घर में बल्ब जलाना होगा, पंखा, टेलीविज़न, फ्रिज इत्यादि चलाना होगा। तो ज्वलनशील पदार्थों पर निर्भर परिवहन व्यवस्था जारी रखना होगा।
पहले के समय में ज्वलनशील यानी जला जला का परिवहन होता था, जो गद्दर फिल्म का बताया आपका डायलॉग। और यहाँ तक कि यांत्रिक चालित उत्पादन व्यवस्था बनाए रखना होगा, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग करना होगा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। तो क्या कल कारखाने बंद हो जाएंगे? वर्तमान उद्योगों का क्या होगा? यानी कि बता रहे हैं कि अगर ये ज्वलनशील पदार्थों का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पर्यावरण में तो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या करें? बल्ब जलाना छोड़ दें, एक तरह से पंखा चलाना छोड़ दें, या एक तरह से कल कारखाने को बंद कर दे? क्या किया जाए? इसीलिए हमें शक्ति के दूसरे स्रोत को खोजना होगा। अगर देख रहे हैं कि इधर से नुकसान हो रहा है तो कुछ ऐसा शक्ति का स्रोत खोजिए, ऐसे शक्ति के स्रोत खोजिए जिनसे क्या हो कि आपके पर्यावरण को हानि कम पहुँचे और आपका पर्यावरण का वो मित्र बन जाए, जैसे है सौर ऊर्जा।